बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में हमारा आज का टॉपिक है प्रपोजिशनल लॉजिक और आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 ये पेज नंबर 12 पर है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर प्रपोजिशंस, व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दीज प्रपोजिशंस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें डेफिनिशन प्रपोजिशन की जो है वो जहन में होनी चाहिए और वो हमने पहले पढ़ी थी, मैंने यहाँ दोबारा लिख दी है। तो प्रपोजिशन होती है a declarative sentence that is either true or false but not both। ऐसा सेंटेंस जो या ट्रू हो या फॉल्स हो लेकिन दोनों उसमें वैल्यूज ना हो, तो उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। अच्छा, अब देखें ये वाले जो क्वेश्चन हैं तो ये आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकते हैं। मसलन बोस्टन इज द कैपिटल ऑफ मैसाचुसेट्स। तो ये सेंटेंस जो है ये लिख के आगे इसमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि ट्रू प्रपोजिशन, फॉल्स प्रपोजिशन, ठीक है, नॉट अ प्रपोजिशन और नॉट ऑफ ऑल ऑफ दीज दे दे या नन ऑफ दीज, इस तरह। तो इस तरह ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो मैं इसका जो ट्रू वाला आंसर है वो यहाँ पर लिख दिया करूँगा। तो ये जो प्रपोजिशन है ये प्रपोजिशन भी है और ये ट्रू भी है, क्योंकि ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, यानी कोई बात बता रहा है जी, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं इसमें पूछा जा रहा, कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, इट असर्ट्स समथिंग। अब बी पार्ट देखें, मायामी इज द कैपिटल ऑफ फ्लोरिडा। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये एक प्रपोजिशन तो है लेकिन फॉल्स प्रपोजिशन है, ठीक है। तो मायामी फ्लोरिडा का कैपिटल नहीं है। ये आपको जब आएंगे तो ये मैंने बुक में से लिए हैं, तो ज़ाहिर है यूएसए की बुक है तो ज़ाहिर है उधर की ही चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको जब आएंगे तो फिर इस तरह आपको ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी, बल्कि कोई सिंपल सी चीज़ ही पूछी जाएगी। तो बहरहाल आपको प्रपोजिशन की समझ होनी चाहिए। तो टैलहसी ये फ्लोरिडा का कैपिटल है। तो ये वाली जो प्रपोजिशन थी ये प्रपोजिशन है लेकिन फॉल्स प्रपोजिशन। सी पार्ट देखें, 2 + 3 = 5। तो क्लियरली ये प्रपोजिशन भी है, इंफॉर्मेशन एक दी जा रही है, ठीक है, और ये ट्रू प्रपोजिशन भी है। 5 + 7 = 10। ये प्रपोजिशन तो है लेकिन फॉल्स प्रपोजिशन है। ई पार्ट देखें, x + 2 = 11। तो यहाँ हमें x का ही पता नहीं है कि क्या है, ठीक है। तो इसका ट्रू और फॉल्स तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रपोजिशन नहीं है, ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन इससे नहीं मिल रही। तो हम इसको कह नहीं सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इट डजंट असर्ट एनीथिंग। तो अब x की वैल्यू अगर हम 9 यहाँ पे रख देंगे तो ये ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो लेकिन इस सिचुएशन में ये प्रपोजिशन नहीं है। आंसर दिस क्वेश्चन। अब इसमें ये कुछ नहीं बताया जी कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सर्ट नहीं की चीज़, ठीक है। तो ये प्रपोजिशन नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम जैसे कह देते हैं तो वो भी प्रपोजिशन नहीं है। प्रपोजिशन या ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हैं। ये आंसर मैंने डिफरेंट कलर में लिख दिए हैं, पर्पल में, ताकि आपको
पता चले कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा आंसर है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। P एक प्रपोजिशन है और P क्या है? स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज अलाउड। और Q भी एक प्रपोजिशन है और वो है शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर द शोर, यानी शार्क्स देखी गई हैं शोर के करीब। तो P में था कि न्यू जर्सी का जो शोर है, साहिल है, वहाँ पर स्विमिंग की इजाज़त है। अब ये दो प्रपोजिशंस हैं आपके पास, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी हुई है। तो अब आपने ये जो कंपाउंड प्रपोजिशंस आ रही हैं नीचे, उनको आपने इंग्लिश सेंटेंस में लिखना है। तो क्यू आपके पास था शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर द शोर, तो नॉट क्यू क्या होगा? शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर। आगे बी पार्ट है पी एंड क्यू, ठीक है। पी आपके पास ये था, ठीक है, और क्यू ये था। तो पी एंड क्यू ये हो जाएगा स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज अलाउड, और एंड ये जो एंड था, एंड शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर द शोर। सी है नॉट पी और क्यू, तो नॉट पी क्या हो जाएगा? स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड, और ये वाला और ये यहां लिखा है शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर द शोर। आगे डी है P implies not Q, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे इफ देन लगा के। इफ स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज आउट देन शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर, ठीक है ना। नॉट क्यू था तो नॉट बीन स्पॉटेड इन नियर द शोर, ये आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब मैंने P और Q यहाँ पर दोबारा लिख दिया है ताकि आपको याद रहे कि P क्या था और Q क्या था। तो ई पार्ट देखें, नॉट Q इम्प्लाइज P, नॉट Q, तो Q आपके पास था शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर द शोर, तो नॉट Q क्या हो जाएगा? इफ शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर, और आगे ये देन, ठीक है, कंक्लूजन वाला पार्ट, देन स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज अलाउड। एफ है नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू। इफ स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड, ठीक है, देन शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर। तो ये दोनों के साथ नॉट लगा दिया, P के साथ भी Q के साथ भी, ठीक है, और इम्प्लाइज दैट उसके लिए इफ देन आ जाता है। जी पार्ट देखें, P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, इफ एंड ओनली इफ भी इसको पढ़ते हैं। P इफ एंड ओनली इफ नॉट Q, तो इसके मीनिंग होते हैं कि अगर P है तो नॉट Q है, नॉट Q है तो P है। तो इफ एंड ओनली इफ से हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज अलाउड इफ एंड ओनली इफ शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर। नॉट Q था ना, तो नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर। एच पार्ट है नॉट P एंड P और नॉट Q। अब ये P और नॉट Q जो है ना, यहाँ ये देखें ब्रैकेट लगाई हुई है, मेरे ब्रैकेट को मैंने डिफरेंट कलर भी किया है। तो ये इसलिए है कि ये ब्रैकेट आ गई है, तो इसलिए हम इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो हम आइदर और से करेंगे, या ये है या ये है, ठीक है। तो इसका नॉट तो बनेगा स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड, आगे एंड है, एंड लिख दें। तो ये ब्रैकेट थी और के गिर्द, ठीक है। तो इसका हम इस तरह करेंगे फिर, आइदर स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज अलाउड
आर शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर, नॉट क्यों था तो नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें। ये उसी तरह का है लेकिन इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपने उसको चेंज करना है ये PQR में लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ करके। इंग्लिश सेंटेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो इंग्लिश सेंटेंस फिर कई तरह से लिखा जाता है, इसलिए ये आपको सारे तरीके पता होना चाहिए कि किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं और एंड और भी किस तरह ये आ सकता है इंग्लिश सेंटेंस में। और एक इसमें और है, थोड़ा उन्होंने डिफ़िकल्ट बनाने के लिए यहाँ पर 3 वेरिएबल दे दिए। ठीक है, तो ये PQR ये आपके पास 3 है प्रपोजिशंस, तो इसलिए अब इसको हम देखते हैं, लेकिन जब आपको समझ आ जाएगी तो आपको ये इजी लगेगा। ए पार्ट है berries are ripe along the trail but grizzly bears have not been seen। ये प्रपोजिशन चलो पहले समझ लेते हैं। P है grizzly bears have been seen in the area। grizzly bears एरिया में देखे गए हैं और grizzly bears आपको पता है कि डेंजरस होते हैं, ह्यूमंस के लिए हमला कर देते। हाइकिंग इज सेफ ऑन द ट्रेल, तो वो जो ट्रैक है उस पर हाइकिंग सेफ है, ये क्यू प्रपोजिशन है। और आर प्रपोजिशन ये है कि बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, के जो बेरीज हैं वो जो ट्रैक है हाइकिंग का उस पर बेरीज पकी हुई हैं। अब बेरीज और ग्रिजली बेयर्स का क्या कनेक्शन है? ग्रिजली बेयर्स को बेरीज बहुत फेवरेट फूड है उनकी, तो इसलिए जब बेरीज राइप हों तो ग्रिजली बेयर वहाँ पर आते हैं हाइकिंग ट्रैक पर, इसलिए वहाँ पर उस टाइम हाइकिंग सेफ नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ये 3 उन्होंने दी हैं प्रपोजिशन, इनका कनेक्शन है कि जब बेरीज राइप होंगी, ठीक है, और ग्रिजली बेयर्स भी एरिया में देखे गए हैं, तो उस वक्त हाइकिंग सेफ नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये आपको प्रपोजिशंस की समझ आ गई है। अब हम ए पार्ट करते हैं। बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल बट ग्रिजली बेयर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया। बट को मैंने डिफरेंट कलर किया है क्योंकि ये थोड़ा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है। तो लॉजिक में बट और इन एंड के एक ही मीनिंग होते हैं। लॉजिक में बट और एंड के एक ही मीनिंग होते हैं। एंड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं कि ये काम भी हो रहा है और ये काम भी, ठीक है, दोनों। तो हमारी एक्सपेक्ट भी हम यही करते हैं कि अगर बेरीज राइप होंगी तो वहाँ पर ग्रिजली बेयर्स होंगे। ठीक है, कि ये काम दोनों इकट्ठे हैं, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं। लेकिन बट हम उस वक्त इंग्लिश में यूज़ करते हैं कि ये काम हो रहा है और हमारी एक्सपेक्टेशन के उल्ट है दूसरा जो हो रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, लेकिन लॉजिक में तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू नहीं करते। ठीक है, तो हम तो वही कर रहे हैं जो प्रपोजिशन है जो हमारे सामने हो रहा है, इसलिए बट की जगह हम एंड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन तो इसमें ये है कि अगर बेरीज राइप हों तो ग्रिजली बेयर्स वहाँ पर एरिया में होंगे, लेकिन नहीं है ग्रिजली बेयर्स, तो इसलिए हम यहाँ पर बट यूज़ कर रहे हैं, एंड नहीं। लेकिन जब इसकी स्टेटमेंट हम बनाएंगे, ठीक है, PQR को यूज़ करके, तो वो यही होगी, आर
आर हमारे पास था बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, बट का हमने लिखा है एंड, और ग्रिजली बेयर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉट पी, ये हमारे पास आ जाएगा नॉट पी। बी पार्ट देखें, ग्रिजली बेयर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया, तो ग्रिजली बेयर सीन इन द एरिया था पी, तो ये हो जाएगा नॉट सीन वाला नॉट पी। एंड हाइकिंग ऑन द ट्रेल इज सेफ, तो एंड और क्यू, क्यू था हाइकिंग ऑन द ट्रेल इज सेफ, बट बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल। ये देखें फिर यहाँ पर बट है, तो बट का हमने जो हमने लिखना होता है वो एंड ही है, एंड आर, आर ये था ना बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, तो एंड आर हमने लिख दिया। अच्छा, ये मैंने दोबारा प्रपोजिशंस को लिख दिया है ताकि ये आपको समझ आए कि पी क्यू आर क्या था। तो यहाँ हम सी और डी पार्ट कर रहे हैं। सी है, इफ बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल हाइकिंग इज सेफ, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ इफ एंड ओनली इफ यूज हुआ है। ग्रिजली बेयर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया, तो इफ बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, ये हमारे पास है आर, और आगे ये इफ देन वाली स्टेटमेंट थी चूंकि, ठीक है, तो हम इम्प्लाइज दैट यूज करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट है, और आगे फिर कॉमा लगा के, ठीक है ना, कॉमा ये है तो ये एक अलग चीज बन गई है, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है। आगे हाइकिंग इज सेफ, वो क्यों है, और इफ एंड ओनली इफ ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। ग्रिजली बेयर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया, तो ये नॉट पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इसको पी क्यू आर की फॉर्म में हम इस तरह से लिख लेंगे, आर इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय नॉट पी, ये बनेगा। आगे डी पार्ट है, इट इज नॉट सेफ टू हाइक ऑन द ट्रेल, तो इतना जो है इसका नॉट सेफ हाइक ऑन द ट्रेल, ये नॉट की हो जाएगा। बट ग्रिजली बेयर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया, एंड नॉट पी, ठीक है, बट की जगह एंड लगाया। एंड द बेरीज अलोंग द ट्रेल आर राइप, एंड आर, ठीक है, बेरीज अलोंग द ट्रेल आर राइप, इसका आ जाएगा एंड आर, तो ये आंसर बनेगा। अब इस पर भी मैंने पी क्यू आर दोबारा लिखा है, और यहाँ हम ई और एफ पार्ट कर रहे हैं। तो ई पार्ट है, फॉर हाइकिंग ऑन द ट्रेल टू बी सेफ इट इज नेसेसरी, ये जो बट नॉट सफिशिएंट है ना, इसको अभी रहने दें, हम सिर्फ इतने का करते हैं। फॉर हाइकिंग ऑन द ट्रेल टू बी सेफ it is necessary that berries not be ripe along the trail, and for grizzly bears not to have been seen in the area। ठीक है, आप देखें ना, ये नेसेसरी वाला सेंटेंस है, ठीक है, तो जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो होती है हमारा कंक्लूजन। नेसेसरी स्टेटमेंट क्या होती है, हमारा कंक्लूजन होती है। आपको पता ना, ये जो इधर आता है कंडीशनल स्टेटमेंट में वो हाइपोथेसिस होता है, और जो आगे आता है वो कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये नेसेसरी स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास कंक्लूजन है। तो अब ये बट वाले पोर्शन को रहने दे, बट नॉट सफिशिएंट वाले को, बाकी का हम कर रहे हैं। तो ये देखें कि ये तो कंक्लूजन है, और ये हमारे पास है हाइपोथेसिस, हाइकिंग ऑन द ट्रेल इज सेफ, तो ये हो जाएगा क्यू। आगे बेरीज नॉट बी राइप, तो बेरीज नॉट बी राइप, ये हो जाएगा नॉट आर। एंड फॉर ग्रिजली बेयर नॉट टू हैव बीन सीन इन द एरिया,
तो ग्रिजली बेयर नॉट सीन इन दी एरिया, ये नॉट पी हो जाएगा। तो ये जो जितना ई पार्ट ब्लू में लिखा हुआ है उसका ये बनेगा इतना हिस्सा। अब आगे देखें, आगे है बट नॉट सफिशिएंट। तो जो सफिशिएंट पार्ट होता है वो होता है हमारे पास हाइपोथेसिस। सफिशिएंट पार्ट हमारे पास हाइपोथेसिस होता है। तो ये देखें, ये अब ये चीज़ जो है ये हाइपोथेसिस बन जाएगी, लेकिन साथ नॉट भी था ना, तो इसलिए हमने नॉट और ये इसी तरह, ठीक है, ये जैसे हमने ये लिखा था इधर लिख लिया नॉट, लेकिन चूंकि सफिशिएंट था तो अब इसने हाइपोथेसिस बनना है। बट की जगह एंड लिखा, ठीक है, और जो नॉट था उसकी जगह ये हमने नॉट लिख दिया है, और आगे सफिशिएंट था तो ये वाली जो कंडीशन है ये हाइपोथेसिस है, ठीक है, और इम्प्लाइज ये हमारे पास कंक्लूजन होगा, इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। तो बट नॉट सफिशिएंट से ये आगे हम एंड लिख के ये दोबारा स्टेटमेंट लिखेंगे और इसको इस तरह चेंज करेंगे क्योंकि कंडीशन सफिशिएंट है। एफ पार्ट देख लें, हाइकिंग इज नॉट सेफ ऑन द ट्रेल। Hiking is not safe on the trail whenever grizzly bears have been seen in the area and berries are ripe along the trail. तो आपको पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया है कि जो whenever होता है ये if पार्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट का, whenever यानी हाइपोथेसिस होता है, तो ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस ये पहले हम लिखेंगे, ठीक है। ग्रिजली बेयर्स हैव बीन सीन इन द एरिया पी है एंड बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, ये एंड क्यू हो जाएगा, और इम्प्लाइज ये कंक्लूजन इम्प्लाइज नॉट क्यू, हाइकिंग इज नॉट सेफ ऑन द ट्रेल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी देख लेते हैं। इसमें हमने बताना है कि कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में ये आपने जब टेबल पढ़ा था तो देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट उस वक्त फॉल्स होती है जब उसका इफ़ वाला जो पार्ट है यानी हाइपोथेसिस वो ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो जाए। बाकी हर सिचुएशन में कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू ही होती है। अगर कहीं हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाए तो हमें कंक्लूजन चेक करने की ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, ए पार्ट है 1 + 1 = 2, देन 2 + 2 = 5। तो ये हाइपोथेसिस है, ये तो ट्रू है, इसलिए आगे हम चेक करेंगे। तो ये फॉल्स है, इसलिए ये वाली जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगी। हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सिर्फ इसी सिचुएशन में फॉल्स होती है जब हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो। बी पार्ट 1 + 1 = 3। अब देखें यहाँ पर तो हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो गया, इसलिए हमें कंक्लूजन को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। ट्रू है या फॉल्स है, ये हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट है सारी ये ट्रू ही होगी। सी पार्ट है इफ 1 + 1 = 3। अगेन यहाँ पर जो हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, तो इसको हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगी। डी पार्ट इफ मंकीज कैन फ्लाई, यहाँ भी हाइपोथेसिस फॉल्स है, तो आगे जो मर्जी हो कोई ज़रूरत नहीं चेक करने की, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो आपने सिर्फ कंक्लूजन को उसी वक्त ही चेक करना है जब आपके पास हाइपोथेसिस ट्रू हो। तो अगर हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाए तो फिर हर सिचुएशन में कंक्लूजन ट्रू हो या फॉल्स हो
हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू ही होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। आप इसको अच्छी तरह से देखें और जो भी आपको इसमें डिफ़िकल्टी आ रही है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप करें। अभी इसके कुछ क्वेश्चन हमने और भी करने हैं, ठीक है, वो अगले लेक्चर में होंगे। मेरी कोशिश है कि हर टाइप का एक क्वेश्चन मैं ज़रूर करूं, ताकि उस तरह के बाकी क्वेश्चंस आप कर सकें। तो जब आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी तो अगली एक्सरसाइजेस की आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आएगी। इसलिए आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कर लें। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपका हामी नासर हो।